आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के द्वारा रचित आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत जो पहला ही पाठ है, पहला ही शीर्षक है साखी, और साखी शीर्षक की जो अंतिम साखी है 15 नंबर की, जो कि इस प्रकार से है। कबीर कहा गरबियो देहि देख सुरंग, बीछड़ियाँ मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। इस साखी का हम आपको संदर्भ लिखने का और इसकी व्याख्या आप कैसे लिखें, इसका काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, सब कुछ इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। और यदि आपने इसके पहले 14 नंबर तक की साखियों का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और उन वीडियोस को देखकर अपनी नोट्स बना सकते हैं और अपनी विधिवत तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आइए, इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इस साखी का इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है यानी दूसरा पाठ है मीराबाई, और मीराबाई का जो पाठ है पदावली शीर्षक के नाम से, और उन सभी के पद्यांशों का यानी मीराबाई के द्वारा रचित जितने भी पद्यांश है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उन सभी पद्यांशों का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो आप इस साखी का संदर्भ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम से 3 या 2 शब्दों को यानी साखी के प्रथम से पहले के 2 या 3 शब्दों को इस तरह से लिख लेना है, और अंत में क्या करना है, डैश डैश का निशान लगाते हुए अंतिम के शब्दों को इस तरह से लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और आपको ब्लैक और ब्लू यानी काला पेन और नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है, और किसी भी कलर के पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत पद्यांश भी लिख सकते हैं आप, प्रस्तुत पद्य भी लिख सकते हैं आप। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको संदर्भ लिखने का एक दूसरा तरीका भी बताया है, आपको जो सरल लगे आप उस तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। किस शीर्षक से उद्धृत है, साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। रचयिता कौन है, साखी शीर्षक के कबीर दास जी हैं। और संदर्भ लिखते समय आपको ध्यान देना है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काले पेन से, के काव्यखंड, काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से यानी काले पेन से लिखना है, में संकलित साखी, पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में भी रखना है। और जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। रचयिता या कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है। मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में संदर्भ लिखने का बिल्कुल सरल तरीका बताया है, आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। मैं आपसे यह उम्मीद रखता हूँ कि आप संदर्भ बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल सही ढंग से लिख सकते हैं। चाहे आप इस तरह से संदर्भ लिख लें, अथवा चाहे इसके पहले के वीडियो में जिसमें मैंने 14 नंबर की साखी की व्याख्या बताई है, काव्यगत सौंदर्य बताया है और उसका संदर्भ बताया है, कुछ नए तरीके से यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है उस तरह से लिखने का तरीका बताया है। जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस साखी की व्याख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, फिर आपको मैं बताऊंगा कि व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, और कौन से बिंदु हैं जो आपको साखी शीर्षक पाठ में काव्यगत सौंदर्य
लिखते समय सेम वैसे ही लिखने हैं जैसे कि प्रत्येक साखी में लिखना है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़ियाँ मिलिबो नहीं ज्यों काचली भुजंग। कबीरदास जी जीवात्मा को यानी मनुष्य को चेतावनी देते हुए उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, तुम अपने शरीर की सुंदरता को देख करके इतना क्यों घमंड करते हो, अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मेरे जैसा इस संसार में इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और तुम्हारा यह घमंड करना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा इस तरह से अपने शरीर पर घमंड करना बिल्कुल बेकार है। कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़ियाँ मिलिबो नहीं ज्यों काचली भुजंग। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारा इस शरीर पर घमंड करना बिल्कुल बेकार है। और क्यों बेकार है? क्योंकि मरने के पश्चात फिर यह शरीर तुम्हें उसी प्रकार नहीं मिलेगा। बिछड़ियाँ मिलिबो नहीं, मरने के पश्चात तुम्हें यह शरीर उसी प्रकार नहीं मिलेगा जिस प्रकार से कोई सर्प अपनी केंचुल को छोड़ देता है तो वह उसे दोबारा प्राप्त नहीं होती। कहने का अर्थ है कि वह उसके लिए बिल्कुल बेकार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा यह शरीर भी जब यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो वह तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तुम्हारे लिए बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पर, अपने शरीर की सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़ियाँ मिलिबो नहीं ज्यों काचली भुजंग। बड़ी ही अच्छी बात कबीरदास जी ने इस साखी के द्वारा बतलाई है। अब आप इस साखी की व्याख्या कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या? कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो, तुम अपने देही की या तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो। तुम्हारा यह घमंड सर्वथा व्यर्थ है, तुम्हारा यह घमंड करना सर्वथा व्यर्थ है, बेकार है। क्यों? क्योंकि बिछड़ियाँ मिलिबो नहीं ज्यों काचली भुजंग। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि मरने के पश्चात, मरने के बाद फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि बिछड़ियाँ मिलिबो नहीं ज्यों काचली भुजंग, जिस प्रकार से कि अपनी केंचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात, अपनी केंचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को यानी सांप को वह पुनः प्राप्त नहीं होती, वह उसके लिए क्या हो जाती है? निरर्थक हो जाती है। जिस प्रकार से कोई सर्प अपनी केंचुल को एक बार छोड़ देता है, त्याग देता है, तो वह उसे उसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती, यानी वह उसे दोबारा धारण नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर है, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो वह उस शरीर को दोबारा धारण नहीं कर सकता, वह उस आत्मा के लिए बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है, बिल्कुल सर्प की केंचुल के समान। जैसे सांप केंचुल को त्याग दे तो वह केंचुल सर्प के लिए बिल्कुल निरर्थक, बिल्कुल बेकार हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी एक बार त्याग देने पर उसके लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना
चाहिए। बड़ी अच्छी बात कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी के द्वारा बताई है। हमें घमंड अपने आप पर, अपने शरीर पर, अपनी सुंदरता पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है, काव्यगत सौंदर्य। ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे आप। और सबसे पहला बिंदु है भाषा। सबसे पहला बिंदु क्या है, भाषा। और कबीरदास जी की 1 नंबर से लगाकर 15 नंबर तक की जितनी भी साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में है, सभी की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी है। सभी की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी है। ये आपको कॉमन बिंदु याद रखना है। यह कॉमन पॉइंट है, आपको याद करना भी आसान होगा कि कबीरदास जी की जितनी भी साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, 1 नंबर से 15 नंबर तक की, उन सभी की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है, सधुक्कड़ी भाषा है। आप ध्यान रखेंगे काव्यगत सौंदर्य लिखते समय, तो यह बिंदु बिल्कुल आसान है। और अगला बिंदु क्या है, रस। अगला बिंदु क्या है, रस। और रस कौन सा है, यहाँ पर शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस है। और यह भी बिंदु सभी में कॉमन है, क्योंकि कबीरदास जी की जितनी भी साखियां 1 नंबर से लगाकर 15 नंबर तक की आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, उन सभी का रस क्या है, शांत रस है। यानी उनमें कौन सा रस है, शांत रस है। क्योंकि कबीरदास जी ने प्रत्येक साखी के माध्यम से जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया है। कहने का अर्थ है कि कबीरदास जी ने प्रत्येक साखी के अंतर्गत यह बताया है कि इस संसार में जितना भी है सब मोह माया है, सब दिखावा है। इसलिए हे जीवात्मा, तुम परमात्मा से मिलने की राह पर चलो और परमात्मा से मिलकर अपने जीवन को धन्य बनाओ और अपने आप को धन्य बना लो। इसीलिए जब जीवात्मा यानी हमारा मन, हमारी आत्मा संसार की मोह माया को त्याग कर परमात्मा की ओर बढ़ने लगे, यानी सब कुछ हम त्याग दें और परमात्मा के अलावा हमें कुछ भी अच्छा न लगे, तभी हमारे मन में शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। और अगला बिंदु क्या है, छंद। और छंद यहाँ पर कौन सा है, छंद है दोहा। कौन सा छंद है, दोहा छंद है। यह जो साखी लिखी हुई है आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई, तो यह साखी किस छंद में लिखी है, दोहा छंद में लिखी है। और कॉमन बिंदु आपको याद रखना है कि साखी नंबर 1 से लगाकर साखी नंबर 15 तक आप की जो साखियां हैं पाठ्य पुस्तक की, ये जो है किस छंद में लिखी हुई हैं, दोहा छंद में लिखी हुई हैं। तो आपको 3 बिंदु कॉमन याद रखने हैं। पहला कि भाषा कौन सी है, सभी की भाषा सधुक्कड़ी है। सभी में कौन सा रस है, शांत रस है। और सभी साखियों में कौन सा छंद है, यानी किस छंद में लिखी गई हैं साखियां, दोहा छंद में लिखी गई हैं। और अगला बिंदु है अलंकार। अलंकार कौन सा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है तथा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्यों है और उपमा अलंकार की परिभाषा या लक्षण क्या होता है, जहां पर एक वस्तु या एक व्यक्ति की दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति के साथ उसी गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि आप दी गई साखी का संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। और यह भी बता दिया कि आपको काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें आपको प्रत्येक साखी के अंतर्गत लिख देना है, यानी आपको रटना नहीं है। और इस तरह से आपने सीख लिया कि आप संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रस्तुत साखी का संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो या आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहिएगा। और साथ ही आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करना है। और इसके बाद जो अगला चैप्टर आपका आएगा, मीराबाई जी के द्वारा रचित मीराबाई
जी के द्वारा रचित होगा, जिसका नाम पदावली है। मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक की जितने भी पद्यांश हैं उन सभी का मैं आपको क्रमवार से संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा। तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और अपनी नोट्स बनाते रहना है और अपनी इसी तरह से विधिवत और सरल ढंग से पढ़ाई करते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।